हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार फार्मासिस्ट, हाँ जी, एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सारी चीजें पॉसिबल होंगी, हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपको सारे के सारे क्लासेस प्रॉपर तरीके से वॉच करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस पर ध्यान देते हुए चलना। इसके पहले आपको बहुत सी वीडियोस मिल चुकी हैं और आज जो टॉपिक रहेगा ये होने जा रहा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट सिलेबस से देखने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर वन बाय वन क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमिटी? ड्रग इंक्वायरी कमिटी, हाँ जी, हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो जब मेडिसिन बनाए जाते थे पहली बार इंडिया में, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जो मेडिसिन बनाए जा रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी को या उनके स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इनके जांच के लिए कमिटी बनाई गई जिसे चोपड़ा कमिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके चेयरमैन हैं लेट कर्नल RN चोपड़ा, ध्यान में रखिएगा। बाकी जोसेफ बोर के द्वारा बोर कमेटी बनाया गया, SS भाटिया के द्वारा भाटिया कमेटी बनाया गया, B मुखर्जी, इन्हें चेयरमैन बनाया गया था। ये सारी की सारी चीजें आपको जरूर से ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है जी। चलो, प्रीवियसली हैं ये हिस्ट्री वाले पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर जरूर से रिमेंबर करना। B मुखर्जी की बात करते हैं तो इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL और बाद में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के चेयरपर्सन बनाया गया था। ये क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग मेंशन्ड इन शेड्यूल J, शेड्यूल J के अंतर्गत जो भी ड्रग्स हैं वो कौन से किस कैटेगरी में आते हैं आपको बताना है। उनका एडवर्टाइजमेंट क्या रहता है? प्रोहिबिटेड मतलब आप उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अगला बात करते हैं परमिटेड, मतलब उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको परमिशन मिला है। बोनाफाइड या एग्जेम्प्टेड, यहां पर करेक्ट आंसर होगा प्रोहिबिटेड। जी हाँ, शेड्यूल J ऐसी मेडिसिन आते हैं जो किसी भी डिजीज को प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं कर सकते, या ऐसी मेडिसिन जो नॉन क्यूरेबल डिजीजेस में यूज किए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल एड्स, ऐसी जो डिजीज है, एड्स हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो ये सभी मेडिसिन आ जाएंगे शेड्यूल J, जिनका कभी भी आप पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ये क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ, हाँ जी, जो नेम यहाँ पर रहता है, जो रजिस्टर यहाँ पर रहता है, उसमें किसका नाम रहेगा आपको बताना है। ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सभी जितने भी उस फार्मेसी काउंसिल में जितने भी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन सभी का नाम वहां पर रहेगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल या ऑफेंसेस ऑफ फार्मेसी, क्या निकलेगा जी? आपको यहीं से क्लियर हो जाता है। रजिस्टर, रजिस्टर में किसका नाम रहता है? सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, जो भी उस काउंसिल में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन सभी का नाम इंक्लूड रहेगा रजिस्टर में। ये क्लियर करेंगे। पर्सन फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन, हाँ जी, अगर आप PCI के मेंबर्स को देखते हो तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी से, MCI से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया जाता है, UGC से लिया जाता है, अलग अलग एरिया से यहाँ पर मेंबर्स का सिलेक्शन किया जाता है। आपको बोला है अगर टीचर का इलेक्शन हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं करती, सेंट्रल भी नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव कमिटी भी नहीं, हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, अगर टीचर की बात करते हो तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन्हें कंडक्ट करवाती है, इन्हें अपॉइंट करती है। एक पर्सन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेकर रख लीजिएगा। फिर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल C ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बताइए। शेड्यूल C में क्या आ रहे हैं? OTC ड्रग आ रहे हैं, ओवर द काउंटर नहीं। ड्रग्स फ्रॉम बायो डिजिटालिस ये भी नहीं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग की बात करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग भी नहीं, ड्रग फ्रॉम डिजिटालिस भी नहीं। हाँ, इसमें क्या निकलते हैं जी? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ध्यान में रखेंगे। एक होता है C और दूसरा होता है C1 जो नॉन पेरेंटल होता है और C जो पेरेंटली यूज किए जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को जरूर से रिमेंबर करना।
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाने वाले ये सभी प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर करेंगे। फिर देखते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स। फोर्स अलग रहता है और पासिंग ईयर अलग रहता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। 1 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1950, 1 जनवरी 1955 एंड 1 अप्रैल 1955। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? 1 अप्रैल 1955, ये क्लियर करना, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक सिंपल आप तरीका लगा सकते हैं, ड्रग एंड मैजिक है ना, इसमें एक हिसाब से क्या होता है कि हम पीपल्स को मिसलीड कर रहे हैं। इसमें क्या होता है जी, पीपल्स को मिसलीड करते हैं, मूर्ख बनाया जाता है कि हमने बोल दिया कि ये तंत्र लगा लो, ये ताबीज पहन लो, आपका यही मेडिसिन के तरीके से काम करेगा, आप ठीक हो जाओगे। तो अपन क्या करें, एक हिसाब से बेवकूफ ही बना रहे हैं, उन्हें फूल बना रहे हैं। और यहाँ पर आप सिंपल याद रख सकते हैं, अप्रैल का जो 1 अप्रैल रहता है उसे क्या बनाया जाता है जी, अप्रैल फूल डे के नाम से बनाते हैं। उसमें भी अपन क्या करते हैं, फूल बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना, मतलब एक हिसाब से वो मस्ती मजाक ही है, लेकिन अगर आपको कोरिलेट करने के लिए आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं कि 1 अप्रैल जो अप्रैल फूल डे के नाम से बनाया जाता है, वैसा आप यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे तो ये आपको इजी पड़ जाएगा याद करने में। चलिए आगे देखते हैं, टू इंक्वायर द लेजिस्लेशन दैट अलाउस ओनली क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है जी, क्वालिफाइड पर्सन को ही एक्सेस दिया गया है कि वो फार्मेसी में काम कर सके, फार्मेसी के फंक्शंस को, प्रोफेशन को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सके। तो क्वालिफाइड पर्सन को ही इसकी एलिजिबिलिटी मिली है, इसका यहाँ पर परमिशन मिला है। ये कौन सी कमिटी है जो इस पर जो काम करती है, बताएंगे। ड्रग इंक्वायरी कमिटी, हेल्थ केयर कमिटी, इंडियन गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ड्रग इंक्वायरी कमिटी डीसी जब बनाया गया था, इसमें बताया गया कि जो भी मेडिसिन बनाए जा रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बनाने वाले, मेडिसिन बनाने वाले जो पर्सन है, माइट भी पॉसिबल कि वो क्वालिफाइड पर्सन ना हो। इसलिए इस कमिटी को बनाने के पीछे का रीजन ये था कि अब जो भी मेडिसिन बनाएंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर, एक क्वालिफाइड पर्सन ही होना चाहिए, तभी जाकर ये प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और पीपल्स तक, पब्लिक तक एक क्वालिटी केयर मिल पाएगा। ये क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ अ ड्रग इज नॉट लेवल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर पर, यानी जो उसका पर्टिकुलर लेवलिंग का जरिया रहता है, जैसे अगर आपके पास कोई सस्पेंशन है तो उसमें लिखा रहना चाहिए कि सेक वेल बिफोर यूज, है ना। तो वैसे ही अगर प्रॉपर लेवलिंग नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, स्प्यूरियस ड्रग्स, मिस सब स्टैंडर्ड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स या मिस ब्रांडेड ड्रग की बात करेंगे। तो सिंपल है, ये भी बहुत ही मिस ब्रांडेड ड्रग के साथ चलेंगे। अगर आपसे क्या बोलता है कि ये प्रॉपर तरीके से लेवल नहीं हुआ है, स्पूरियस मतलब अगर आप उसे दूसरे नाम से इंपोर्ट करके ला रहे हो, सब स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहा है, और एडल्ट्रेटेड अगर आपने उसमें कि दूसरे तरीके का कोई मिलावट के एडल्ट्रेंट ऐड किया है, ये क्लियर कर लेंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाईज ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव होगा जी, बताइएगा। किस एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी बल्क ड्रग्स हैं उनका सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो सके, उनका फॉर्मुलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। इस फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक तो नहीं, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बात करता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, यहाँ पर बल्क ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी ना, ये तो प्राइस मेंटेन करने का काम रहेगा, ये भी नहीं होगा। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी ये अलग ही चीज हो जाएगा। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ की बात करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर निकलेगा जी, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। जितने भी शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है उन सभी के, या जितने भी बल्क ड्रग्स हैं उन सभी के यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कि उनका प्रॉपर चैनलाइज्ड वे पर वो चल सके, प्रॉपर तरीके से चीजें मेंटेन हो सके, इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना, डीपीसीओ एक्ट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। आगे देखते हैं, Who has the power to control and regulate controlled substance? हाँ जी, controlled substance जिसे आप बहुत आसानी से वो आपको नहीं मिल पाएंगे, वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो गवर्नमेंट के कब्जे में रहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट की बात करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंतर्गत ये आता है, और एनडीपीएस जो है ये
इसे कॉन्स्टिट्यूट इसे कौन बनाता है, तो यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही ये चीजें चलेंगी, इसके सारे मेंबर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो कंट्रोल्ड सब्सटेंस को भी कंट्रोल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पेटेंट ब्रांच ऑफिस, हाँ जी पेटेंट का ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है बताना, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई और इनमें से सभी। तो जरा क्लियर करेंगे, ब्रांच ऑफिस तो चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई सभी है, लेकिन हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस भी तो क्लियर होना चाहिए। तो हेड ऑफिस कहाँ है जी, कोलकाता में। दोनों ध्यान में रखना, हेड ऑफिस कोलकाता और ब्रांच ऑफिस चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। चलो फिर देख लो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई की बात करते हैं तो हर कितने सालों में इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब री इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, 5 इयर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, या हर एक तरीके, चाहे वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रहे, चाहे वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रहे, या आपके स्टेट का गवर्नमेंट ही क्यों ना रहे, मतलब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट क्यों ना रहे, चाहे वो एमएलए की पोस्ट रहे, चाहे वो एमपी की पोस्ट रहे, हर 5 साल में उनका री इलेक्शन होता है ना। यहाँ पर क्लियर कर लेना। आगे बढ़ जाओ, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डीटीएबी, इसके चेयरमैन कौन होते हैं बताना। यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं पीसीआई के, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, या डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, या ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड किसके अंतर्गत आता है जी, कंसल्टिव कमिटी के अंदर आता है, जिसका काम है मेन एडवाइस देने का। इसके हेड कौन रहेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस। इन शॉर्ट आपको कई सारी किताबों में डीजीएचएस के नाम से भी देखने को मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। डीजीएचएस लिखा मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, ठीक है। चलो आगे देख लो, पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। बताइए जी कि अगर आपने पहली बार ये मिस्टेक की है कि आपके मेडिकल शॉप में कोई ड्रग इंस्पेक्टर आया है और उसने बोला कि भैया आप अपना रजिस्ट्रेशन बताओ, और आप अपना रजिस्ट्रेशन बताने से अगर असमर्थ हो, नहीं बता पा रहे हो, तो इस कंडीशन पर आपको कितना फाइन देना पड़ेगा। पहला तो बोल दिया 1500 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 या 6 महीने की आपको सजा हो सकती है। यहाँ पर क्या निकलेगा करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल 500 रुपीज की बात करेंगे। अगर आपने ये गलती पहली बार की है तो आपको 500 रुपीज लगेगा, लेकिन अगर यही चीज आप डबल फिर से करते हैं, फिर से अगर रिपीट होता है, तो उस कंडीशन पर चार्जेस यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं, ये ध्यान में रखना। सेकंड कन्विक्शन पर 1000 रुपए का फाइन या 6 महीने की सजा, या दोनों ही हो सकते हैं। फिर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल एक्स ड्रग। शेड्यूल एक्स ड्रग बताएंगे जी, मतलब ऐसे ड्रग्स जो डेंजरियस होते हैं, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होते हैं, ये आपको बताना है कौन कौन से ड्रग हैं। थैलिडोमाइड की बात कर लो, एमोक्सिसिलिन की बात करेंगे, कीटामिन या हेलोथेन की बात करेंगे। तो ऐसे ड्रग्स जिनका आपको एडिक्शन हो सकता है, ऐसे ड्रग जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, ये आ जाएंगे। कीटामिन की बात करना है ना, शेड्यूल एक्स में कीटामिन वाले ड्रग्स आ रहे हैं। साथ ही साथ फिनोबार्बिटॉल, सेकोबार्बिटॉल, एमोबार्बिटॉल, इन सभी ड्रग्स को जरूर से ध्यान में रखना। इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। आगे देखेंगे, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है पीसीआई का, ये आपको बताना है। तो पहली बात करते हैं, स्टेट फार्मासिस्ट फॉर सेंट्रल, सिलेक्ट करता है फार्मासिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, नहीं ये इसका कोई मेजर रोल नहीं है। फ्रेम द एजुकेशन रेगुलेशन, हाँ जी बिल्कुल, अभी जो आप एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के हिसाब से चीजें सारे पढ़ रहे हो, ये सिलेबस कौन बनाया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाया। कभी आप अपना डिप्लोमा का अगर आप सिलेबस देखोगे तो देखिएगा वहां पर पीसीआई का सिलेबस बना रहता है, पीसीआई का लोगो बना रहता है। ये सारा का सारा सिलेबस कौन बनाया है, तो पीसीआई ने ही मिलकर बनाया है। ड्रग लाइसेंस इशू नहीं करेगा, ये तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की काम हो गई, है ना, यहाँ पर क्लियर कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम अलाउएबल, अगर कॉस्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम अलाउएबल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने कितना पैसा उसमें लगाया, है ना, ये किस परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 70%, 80% या 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या निकल जाएगा करेक्ट आंसर? भैया 100% से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा का यहाँ पर आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखेंगे। चलो फिर देखते हैं, तलिस्मान, मंत्रा, कवच कम्स अंडर, किसके अंदर आ जाए? अभी बताया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात किए थे, मंत्र है, कवच है, तलिस्मान है। मिस ब्रांडेड ड्रग्स नहीं, ये तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स तो अलग ही चीजें हो जाएंगी अगर इसके यहाँ पर बात करते हैं तो, अगर प्रॉपरली वो लेवल नहीं हुए इस कंडीशन पर। पॉइजनस ड्रग्स की बात करते हैं तो ये भी नहीं आएंगे, पॉइजनस ड्रग्स शेड्यूल ई वाले ड्रग्स होते हैं, ये भी हटा दीजिए। मैजिक रेमेडीज, हाँ जी मैजिक रेमेडीज ध्यान में रखेंगे, मैजिक रेमेडीज निकल कर आ जाएगा। मंत्रा हो रहा है, तलिस्मान हो रहा है, कवच हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें मैजिक रेमेडीज के अंदर आते हैं। साइकोट्रोपिक्स में एनडीपीएस वाले ड्रग्स, हैबिट फॉर्मिंग वाले ड्रग्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लियर कर लो। हाँ बिल्कुल, सारे के सारी जो क्लासेस यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये तो सब्जेक्ट वाइज पर है, ऐसे ही इनके टॉपिक वाइज भी और विथ द थ्योरी, सिर्फ टॉपिक नहीं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं, विथ द थ्योरी, मतलब पहले आपको थ्योरी पढ़ा जाएगा और उसके बाद उसके एमसीक्यूज आपसे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इट मींस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करवाया जाएगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हैं जीडीसी क्लासेस ऐप पर जाकर जरूर से एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, फ्री लाइव क्लासेस और बहुत सारे यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिससे आप इस एग्जाम के लिए अपने आप को और अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। आगे देखेंगे, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज इशूड इन फॉर्म। हाँ बताएंगे जी, अगर बात करते हैं शेड्यूल सी और C1 की, सी और C1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके किस पॉइंट की बात करते हैं? लाइसेंस फॉर होलसेल, होलसेल, ठीक है। तो होलसेल के लिए मैंने बताया था बी आपको लगाना है, पहले कई सारी क्लासेस हुई हैं और आप चाहे तो सिंपली गूगल में सर्च भी करेंगे, लर्न फॉर्म नंबरिंग इन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन वेरी इजी ट्रिक, जाकर सर्च कीजिएगा जीडीसी यूट्यूब चैनल पर, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लेना, वहां से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो कंप्लीट वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे आपको फॉर्म नंबर को याद करना है। हाँ जी, यहाँ पर अगर बात करते हैं लाइसेंस की बात कर रहे हैं, देखिएगा एप्लीकेशन होता है यहाँ पर 19 में और लाइसेंस यहाँ पर मिलता है 21 में, C1 है तो 21 ध्यान में रखना, और होलसेल इस कारण से आपको लगाना है बी, होलसेल में बी लगाना। देखिए 21 बी किस में आ रहा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही आंसर निकल रहा है। इसको जरूर से ऐसे सॉल्व करना और ट्रिक को प्रॉपर तरीके से जरूर से याद करना, तभी जाकर आप इसको लंबे समय तक याद कर पाओगे। अगला देखते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ पर लोकेटेड है? बताएंगे कोलकाता, कसौली, जातनगर, लखनऊ। तो क्या निकलेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? CDRI है प्रेजेंट लखनऊ में। CDL की बात करते हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, तो ये प्रेजेंट है कोलकाता में। दोनों के बीच में अंतर जरूर से ध्यान में रखते हुए चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। ओपीएम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे जी। ओपीएम डेरिवेटिव्स, इनमें से कौन कौन से ओपीएम के डेरिवेटिव्स हैं? एम्फेटामिन, चलिए मॉर्फिन, कोडीन, थिवेन, केटामीन की बात करते हैं। तो ओपीएम से मॉर्फिन निकाल रहे हैं, ठीक है, कोडीन निकाला जा रहा है, थिवेन भी निकाला जा रहा है, बट कीटामिन नहीं, है ना, कीटामिन नहीं, एम्फेटामिन नहीं, यहाँ पर क्लियर करना है। एल्कोलॉइड होता है फिनेंथ्रीन एल्कोलॉइड। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल। हाँ जी, अगर पेटेंट एक्ट के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो इनमें से एक ऐसा
चीज है, एक ऐसा खोज है जहां पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। चलिए, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट खोजा है तब यहाँ पर आपको पेटेंट मिलेगा। किसी तरीके का नया प्रोसेस आपने खोजा है तो आपको पेटेंट मिलेगा। अगला बोल दिया न्यू यूज फॉर अ नोन सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस है, पहले उसका यूज पता है, उसके बावजूद आप उसके अलावा कुछ और नए इसमें एप्लीकेशंस, कुछ नए अगर आपने इसके एडवांटेजेस देखे हैं तो इस कंडीशन पर आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलो, इन सभी कंडीशंस पर आपको पेटेंट मिल जाएंगे एक्सेप्ट द थर्ड वन, आपको यहाँ पर पेटेंट नहीं मिलता, नॉन पेटेंटेबल इवेंट्स होते हैं, ये क्लियर कर लेना। चलो फिर देखते हैं, ऑल आर कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। एक्सेप्शनल केस आपको निकालना। देखिए फिर से यहाँ पर एक्सेप्शनल केस आ गया, यहाँ पर बताएंगे जी क्या निकल जाएगा। प्रोफेशनल विजिलेंस की बात करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की बात कर लो, डॉक्यूरम एंड प्रोप्राइटी की बात करेंगे, या लेशन विथ सिटीजन। हाँ, क्या निकलेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? प्रोफेशन से हटकर बात कर रहे हैं तो यहाँ सीधी सी बात करेंगे लेशन विथ सिटीजन, ये एक्सेप्शनल रहेगा। बाकी सारी की सारी चीजें उसके किसी फार्मासिस्ट के प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, ये नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। चलो आगे बढ़ जाओ। द वर्ड इट इज डेंजरियस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन कैन बी फाउंड ऑन लेवल ऑफ द ड्रग। बताओ जी कि विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना है, ये क्या आ जाएंगे? शेड्यूल एक्स वाले ड्रग्स नहीं थी, ये तो हो जाते हैं डेंजरियस ड्रग्स, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, इसे हटा दीजिए। शेड्यूल एच की बात करते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ठीक है। शेड्यूल सी की बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और शेड्यूल जी की बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है डॉक्टर जी। डॉक्टर जी का मतलब क्या समझते हैं कि यहाँ पर अपन ऐसे मेडिसिन हैं जो जिसे हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर लेंगे तो यह हमारे लिए ज्यादा हानिकारक हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे जब कोई शुगर के पेशेंट रहते हैं, डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, तो वहां पर प्रॉपर डोज मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, चलो आगे देख लो। अ सब्सटेंस डिमिटेड टू बी पॉइजनस एज कैटेगराइज्ड इन द पॉइजन एक्ट 1990, लिस्ट बी क्या होगा बताओ जी। तो देखिएगा, पॉइजन एक्ट के अनुसार पॉइजन को टोटल 2 हिस्से में डिवाइड किया गया। पहला बात कर लो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, लिस्ट ए, और दूसरा आ जाएगा लिस्ट बी। लिस्ट ए में ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत इमीडिएट एक्शन शो करते हैं और बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर बी की बात करते हैं, लिस्ट बी की, तो ऐसे ड्रग्स जो उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं रहते हैं लेकिन ये स्लो पॉइजन कहलाते हैं। क्या हो जाएंगे? स्लो पॉइजन, धीरे धीरे करते हुए ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? आर्सेनिक की बात कर लो, पोटेशियम साइनाइड भी है, साइनाइड है, फास्टेस्ट एक्टिंग है, आर्सेनिक फास्टेस्ट एक्टिंग है। एकोनिन की बात करते हैं, ये भी फास्टेस्ट एक्टिंग है, बट कार्बोलिक एसिड की बात कर लो, है ना, ये इतना फास्ट एक्टिंग ड्रग्स नहीं है या केमिकल नहीं है, यहाँ पर क्लियर करना। ठीक है, इसलिए इसे सेकंड लिस्ट यानी लिस्ट बी में रखा जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या निकल कर आ जाएगा। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल डबल एफ, बताओ जी कौन से चीज को फॉलो अप करता है? शेड्यूल डबल एफ की बात करते हैं। ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक, जेनरिक मतलब डब्ल्यू आ जाएगा, ये तो हटा दो, जेनरिक बोल दिया तो डब्ल्यू, शेड्यूल डब्ल्यू आ जाएगा। ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग, शेड्यूल एक्स आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक, हाँ जी बिल्कुल सही, ऑप्थेल्मिक, है ना, यहाँ पर क्लियर करना। ये आप सिंपल ऐसे याद रखेंगे, 2 आंख होते हैं और 2 एफ, तो आंखों से अपन फोकस करते हैं ना, तो एफ से फोकस, ये क्लियर कर लेना। आगे देखते हैं, ड्रग विच आर एग्जेम्प्टेड फॉर इन सर्टेन इंप्रूवमेंट एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, ना, ये आ जाएगा शेड्यूल नंबर डी के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जरूर से क्लियर करना, शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल कुछ घुमाए फिराए। और ये भी ध्यान में रखना, शेड्यूल से क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो पूरे के पूरे शेड्यूल और फॉर्म नंबर्स प्रॉपर तरीके से याद करना, रट ही जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है जी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का काम क्या है?
एनालाइज द सैंपल, चलिए ड्रग और कॉस्मेटिक के सैंपल को एनालाइज करने का, टू इशू द लोन लाइसेंस, टू इशू रिपैकेजिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। हाँ, ये लोन लाइसेंस क्यों करने जाएगा जी? लोन लाइसेंस या जितने भी तरीके का लाइसेंस है वो तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करेगी। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं बिल्कुल सही। आप अगर कहीं पर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम लग रहा है किसी ड्रग इंस्पेक्टर को, तो वो वहां से सैंपल लेगा और सैंपल लेकर सीडीएल उसे भेजेगा, तब जाकर गवर्नमेंट एनालिस्ट उसे एनालाइज करेगा, चेक करेगा कि प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन है या नहीं, किसी तरीके का इम्प्योरिटी तो नहीं है, ये चेक होगा। आगे देखते हैं, हु इज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल काउंसिल अंडर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बताइए जी यहाँ पर कौन चेयरमैन रहेगा? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या प्रेसिडेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर बात करते हैं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लो तो कौन आ जाएंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, यहाँ पर क्लियर करना। डीटीएबी के प्रेसिडेंट भी, डीटीएबी के चेयरमैन भी यही रहने वाले हैं, है ना। चलो आगे देख लो, व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी exceed 12 weeks but does not exceed 20 weeks। हाँ जी, अगर 12 से लेकर 20 हफ्ते तक की अगर प्रेगनेंसी है और उसे टर्मिनेट करना है तो कितने रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है? 1, 2, 3 या 4? क्या निकल जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चल लेना, है ना। अगर 12 से लेकर 20 हफ्ते का अगर प्रेगनेंसी है तो 2 एमआरपी की जरूरत पड़ेगा, मेडिकल असिस्टेंट प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगा। और अगर बात करते हैं अगर एक हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते, ठीक है, 12 हफ्ते से अगर कम है, इस कंडीशन पर एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर से काम हो जाएगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं तो जरूर से रिमेंबर करना। आगे देखते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द मार्जिन इज अलाउड while mixing a selling price of scheduled formulation and retail price of new drug। हाँ, न्यू ड्रग अगर बोला है तो कितना परसेंट यहाँ पर मार्जिन है ये क्लियर करेंगे। 16, बिल्कुल सही, 16% मार्जिन। अगर कोई नया ड्रग या किसी तरीके का कोई नया प्रोजेक्ट है, यहाँ पर सिर्फ आपको 16%, बाकी सभी पॉइंट्स भी जरूर से ध्यान में रखते हुए चलना। 16%, 14% किस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो 12% भी यूज होता है कैपिटल रिटर्न के लिए। इन सभी पॉइंट्स को रिमेंबर करने की जरूरत है। अगला देखते हैं, एज पर द डेफिनेशन इन द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, मेडिसिनल हेम्प का मतलब क्या होता है? मेडिसिनल ओपियम बोलेंगे, मेडिसिनल कैलोट्रोपिस, मेडिसिनल पॉपी या मेडिसिनल कैनाबीस। हेम्प की बात कर ले और कैनाबीस की बात कर ले, दोनों चीजें यहाँ पर सेम ही हो रही हैं, है ना। ओपियम अलग हो गया, कैलोट्रोपिस अलग प्लांट हो गया, पॉपी अलग प्लांट हो गया, लेकिन कैनाबीस और हेम्प, ठीक है, ये क्लियर करना, सेम चीजें। मेडिसिनल कैनाबीस, मेडिसिनल हेम्प सेम निकलेगा। एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटरी बॉडी होती है किस कंट्री की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है जी? एफडीए बताएंगे, इंडिया, यूएसए, यूके, जर्मनी। बहुत इजी है, आपने कई बार सुना होगा यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इंडिया का क्या है मुझे कमेंट करके बताओ, यूनाइटेड किंगडम का क्या है मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, द प्रोसीजर फॉर द ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर। हाँ जी, किससे आपको परमिशन लेने की जरूरत है? अगर आप एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ब्रीडिंग कर रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो, तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? CPCSA, कम्युनिटी फॉर द काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑन एनिमल्स, इनकी बात करते हैं। एनडीपीएस से तो कोई जरूरत नहीं है, DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, कोई जरूरत नहीं है, DTAB से भी कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात करते हैं CPCSA, यहाँ से आपको परमिशन लेने की जरूरत है। कम्युनिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ठीक है, किसी बड़े जानवर पर अगर आप काम करें तो यहाँ से आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। डाइसाइड एसिटाइल मॉर्फिन क्या बोला जाता है? कोकेन, गांजा, हेरोइन या चरस?
सारी की सारी चीजें देखिए एक ही पार्ट से आपको यहाँ पर मिल रहा है। कोकेन अलग पोर्शन हो गया, गांजा और चरस की बात कर लो, ये दोनों आपको एक ही प्लांट से मिल रहा है। हेरोइन की बात करेंगे, हाँ जी, तो डाइसिटाइल मॉर्फिन को ही हेरोइन बोला जाता है ना। यहाँ पर क्लियर करना, ओपियम का डेरिवेटिव होगा डाइसिटाइल मॉर्फिन। आगे देखते हैं, विटामिन प्रिपरेशन बिलोंग्स टू विच शेड्यूल। विटामिन किससे आ रहा है जी? विटामिन हो गया, वैक्सीन हो गया, सभी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन विटामिन किसमें निकलेगा? C1 में। बाकी सभी तो अलग हो गया ना जी। डी की बात करते तो एग्जेम्प्टेड आ जाते हैं, जी की बात कर लो तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया जा सकता है, C1 की बात करेंगे तो बिल्कुल सटीक बैठेगा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। लेकिन आपको इसे नॉन पेरेंटल, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो नॉन पेरेंटल होते हैं। विटामिन हो गए, विटामिन के टैबलेट्स आते हैं, विटामिन के कैप्सूल आते हैं, ये नॉन पेरेंटल ही होते हैं, ये क्लियर करना। पेरेंटल में जैसे सेरा, टॉक्सॉइड, एंटीटॉक्सिन, एंटीजेन, जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं अधिकतर ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखते हैं FSSAI, है ना, यहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। करेक्ट आंसर तो निकल जाएगा न्यू दिल्ली, लेकिन साथ ही साथ इसके रीजनल ऑफिस भी याद रखेंगे। एक हेड ऑफिस है और 6 रीजनल ऑफिस हैं इंडिया में, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, ये क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, चलो एक बार देख लो अच्छे तरीके से। 6 यहाँ पर आपको रीजनल ऑफिस, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई, ये 6 के 6 हेड आपके रीजनल ऑफिस और एक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, है ना, रिमेंबर करते हुए चलेंगे जी। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ CDSCO? बताओ जी, इनमें से कौन सा CDSCO का फंक्शन नहीं आपको बताना है? पहला तो अप्रूवल देता है न्यू ड्रग्स के लिए और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड लाइसेंसिंग, हाँ ये भी सही है जी, ड्रग का इंपोर्ट को देख रहा है, बिल्कुल। मैन्युफैक्चर करता है ड्रग और कॉस्मेटिक। अगला देखते हैं, ग्रांटिंग लाइसेंस ना, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस तो बिल्कुल ये ठीक है, लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, सही है बात। रेगुलेट कर रहा है इंपोर्ट, ये भी सही है। अप्रूव करता है न्यू मेडिसिन के लिए, न्यू ड्रग्स के लिए, क्योंकि यही आपने जो क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे उसका रिपोर्ट आपको CDSCO में देना है, तभी जाकर आपके ड्रग्स का अप्रूवल मिलेगा। सभी हो रहा है, लेकिन क्या CDSCO कहीं मेडिसिन बनाती है ना? CDSCO का काम मेडिसिन बनाने का नहीं है, बने हुए मेडिसिन पे जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसका अप्रूवल आपको CDSCO के द्वारा मिलेगा। फिर देख लो, पॉइजन एक्ट कब पास हुआ था जी? जनवरी 1, 1904, 3 सितंबर 1919, 15 अगस्त 1947 या 1 जनवरी 1900। क्या निकल जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 3 सितंबर 1919 पॉइजन, यहाँ पर सबसे पहले पॉइजन के जो एक्ट हैं ये 1919 में पास हुए थे, फिर इसमें बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट अमेंडमेंट होते ही रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्लियर करेंगे। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? बताइए जी, ऑब्जेक्टिव क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का? टू बैन द यूज ऑफ सर्टेन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, मतलब जो ड्रग और कॉस्मेटिक का यूज कर रहे हैं उन्हें आपको बैन करना है, सर्टेन मतलब किसी पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए। ठीक है, एंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक ना, ये भी नहीं। टू प्रोवाइड सब्सिडाइज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर, ये भी नहीं। सब्सिडीज देना, ये भी नहीं रहेगा जी, बिल्कुल नहीं। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, इनका काम है जो भी ड्रग्स इंडिया में है उनका इंपोर्ट, उनका एक्सपोर्ट, उनका सेलिंग, उनका परचेसिंग, उनमें मैन्युफैक्चरिंग, उनमें प्रोसेसिंग, ये सारी की सारी चीजें, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें मेंटेन करने का, इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का और कंट्रोल करने का काम रहेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, है ना, यहाँ पर क्लियर करना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस? साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बताइए जी, जो हमारे ब्रेन पर काम करता है, हमारे CNS पर काम करता है, हमारे ब्रेन के वर्किंग कैपेसिटी को, वर्क को अल्टर करने का काम करता है। क्या निकल जाएगा? मेजिंडोल की बात करते हैं, ठीक है, चलिए। मिथाइल पायरलोन की बात कर लो, ये भी सही है। कीटाजोलाम, ये इनमें से सभी, बिल्कुल ये सारे के सारे CNS के ड्रग हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वर्क करने वाले ड्रग हैं। तो ये सभी क्या करते हैं? एक हिसाब से हमारे ब्रेन के
वर्किंग को कुछ हिसाब से अल्टर करने का काम करते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, सीधी सी बात, हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में चले जाएंगे। आगे देख लो, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन सिस्टम, गवर्नमेंट एनालिस्ट का जब अपॉइंटमेंट हो रहा है किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किस सेक्शन के अंतर्गत होगा? हाँ जी बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर गवर्नमेंट एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के लिए, इस कंडीशन पर सेक्शन 33F की बात कर लेंगे। ठीक है जी, सेक्शन 33F की बात करते हैं। बाकी अगर यहीं पर ये समझकर चलेगा इन सभी पॉइंट्स के लिए, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए अगर गवर्नमेंट एनालिस्ट के बजाय अगर हमने ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, तब सेक्शन नंबर 33G के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर करना, गवर्नमेंट एनालिस्ट तो 33F किसके लिए, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए, और ड्रग इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होता है 33G में। बस आपको G और F का यहाँ पर अंतर ध्यान में रखते हुए चलना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात करते हैं, कौन इसे रेडी करता है, कौन इसके पब्लिक्स को, इसके मेंबर्स को इलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिएगा, पॉइजन एक्ट हो गया, NDPS एक्ट हो गया, मैजिक रेमेडीज हो गया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड यानी एनिमल एक्ट हो गया, इन सभी के जितने भी कमिटीज हैं, सभी के जितने मेंबर्स हैं, उन सभी को क्रिएट करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब इसमें पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी इन US FDA फॉर अप्रूवल ऑफ द ड्रग्स। हाँ, US FDA के अंदर पर्टिकुलर कौन इस ड्रग्स के लिए अप्रूवल देता है? BLAIND, NDA या CDER की बात करेंगे, क्या निकल जाएगा? CDER यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। देखिए, कोई सा भी ड्रग है, अप्रूवल भले ही CDSCO के यहाँ पर US FDA के द्वारा मिल रहा है, लेकिन मेजर वर्क किसका है, कहाँ पर हो रहा है ये सारी चीजें? तो सेंटर फॉर ड्रग इवोल्यूशन एंड रिसर्च, यहाँ से परमिशन मिलेगा तभी जाकर US FDA उसे आगे बढ़ाएगा और फिर मेडिसिन हमारे मार्केट में आने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर करना। अगला देखते हैं, ड्रग सैंपल इज टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस, इट्स सेंट टू, अभी बताया था, अभी तो ये चीज क्लियर किया था ना कि अगर कहीं पर लग रहा है कि कहीं छापा हमें लगाना है, कहीं पर रेड मारना है, कि हमें लग रहा है कि डाउट है, ये प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और मेडिसिन सही से नहीं बना रहे हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होगा? गवर्नमेंट के द्वारा एक एम्प्लॉय यानी एक ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा और सैंपल लेकर इसे गवर्नमेंट एनालिस्ट को सेंड करता है, ताकि वो उसे अपने लैब में चेक कर सके और क्रॉस चेक करके फिर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं कोर्ट में, है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू FSSAI, DEX shall be responsible for inspection of food business, drawing sample and sending them to food analyst for analysis। बताओ जी, फूड एनालिसिस करना है, कौन पर्सन रेस्पॉन्सिबल है जो जाकर इंस्पेक्शन लेगा? तो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर लेगा, डिजाइनेटेड ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर। कौन जाएगा? ग्राउंड लेवल पर काम कौन कर रहा है? तो फूड सेफ्टी ऑफिसर, है ना, ये पहुंचकर जगह जगह में जाकर इंस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर क्लियर करना। चलिए, एन एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू FDA फॉर द रिव्यू एंड पोटेंशियल अप्रूवल ऑफ। बताओ जी, अगर एब्रिविएटेड ANDA अगर लिखा है तो आंख बंद करके क्या लगाओगे? जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। ANDA लिखा है तो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। ब्रांड नेम की बात कर लो तो NDA में आ जाएगा, है ना, यहाँ पर क्लियर करना। बायोलॉजिकल ड्रग पाउडर, ड्रग प्रोडक्ट की बात कर लो, ओवर द काउंटर, ये सारी चीजें पूरी तरीके से आपको इग्नोर करते हुए चलना है, सही आंसर जरूर से खोजते हुए चलना। चलो आगे देख लो, विच वेस्ट कैटेगरी इंक्लूड्स आइटम कंटामिनेटेड विथ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। हाँ जी, साइटोटॉक्सिक ड्रग मतलब ऐसे ड्रग्स जो हमारे सेल्स के साथ, या सिंपली बोल सकते हैं आप एंटीबायोटिक्स। अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो एंटीबायोटिक्स, तो ऐसे ड्रग्स या ऐसा कैटेगरी जो जिसमें हम अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे ऐसे एंटीबायोटिक्स टाइप के मेडिसिन को जहां पर वेस्टेज के तौर पर माना जाता है। समझिएगा, ब्लू कैटेगरी में आ जाएंगे, येलो कैटेगरी, रेड कैटेगरी या ग्रीन कैटेगरी।
साइटोटॉक्सिक सेल्स में काम करने वाले जो ड्रग्स हैं ये निकलेंगे जी आपके येलो कैटेगरी के अंतर्गत, है ना, क्लियर करना। एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, जितने एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं ये सारे के सारे आपको येलो कैटेगरी में देखने को मिलेगा। चलो, द फ्रेज प्रीमम नॉन नोसेरे रिलेट्स टू विच बायोएथिकल प्रिंसिपल, बताओ जी, बायोएथिकल प्रिंसिपल यहाँ पर बताना है। ऑटोनॉमी हो गया, नॉन मेलिफिशियंस की बात करते हैं, बेनिफिशियंस की बात करते हैं, या जस्टिस की बात करेंगे। क्या निकल जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? नॉन मेलिफिसेंस, है ना। अगर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात कर रहे हो ये करेक्ट आंसर के तौर पर। और इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है? हिंदी मीनिंग क्या है कि फर्स्ट डू नॉट हार्म, मतलब हम अपने डॉक्टर्स को ये बता रहे हैं, अपने फिजिशियंस को ये बता रहे हैं कि आपको पेशेंट के साथ ऐसा बिहेवियर करना, ऐसा ट्रीटमेंट देना है कि आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको उसे हार्म नहीं करना है। ठीक है जी, ये क्लियर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट डू नॉट हार्म क्लियर करना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर्स राइट? कंज्यूमर राइट बताएंगे जी, राइट ऑफ हियर्ड। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब अगर आपको किसी तरीके का कोई आपत्ति है तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी आपके पास राइट्स बनता है। राइट टू बी डिस्काउंट और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन का बिल्कुल आपके पास अधिकार है। ठीक है, सारा चीज उस प्रोडक्ट को रिगार्डिंग, चाहे वो 10 रुपए का सामान रहे या 10,000 का सामान रहे, आपको उसके बारे में एक एक पॉइंट जानने का अधिकार है, ये भी आपके पास राइट्स हैं बिल्कुल। राइट टू सीक रिड्रेसल ये भी सही है, बट राइट टू बी डिस्काउंट ये आपके हाथ में नहीं रहता, ऐसा थोड़ी होता है। ये राइट टू डिस्काउंट कंज्यूमर के हाथ में नहीं रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेडिकल डिवाइस रूल वेर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में हुआ था? 2010, 13, 16, 17 की बात करेंगे। मेडिकल डिवाइस रूल कब आया था जी? 2017, है ना। चलो, तो इन सभी क्वेश्चंस को भैया प्रॉपर तरीके से वॉच करना, एक्सप्लेनेशंस को अच्छे तरीके से रीड आउट करना और रेगुलर बेसिस पर एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते हुए रहना, तभी जाकर आप कम समय पर इस एग्जाम को फोड़ के दिखाओगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, आप सभी को मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक्स में, नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद जीपैट डिस्कशन सेंटर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।